नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैं पहले बताया था कि गैट बी का अगर प्रिपरेशन करना है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जिससे आपका ऑल ओवर इंडिया में जितना भी आपका बायोटेक्नोलॉजी का एडमिशन होता है उसके एग्जाम के द्वारा आपका होगा। अगर जेएनयू हो, बीएचयू हो, पुणे यूनिवर्सिटी हो, सावित्रीबाई, जितना भी आपका यूनिवर्सिटी है, बायोटेक में अगर एडमिशन लेना है तो आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा विद अच्छा रैंक, तभी आपको मिलेगा अच्छा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो उसमें उस यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको जो जो टॉपिक पढ़ना है वो भी पाथफाइंडर एक लाइफ साइंस का बुक से पार्ट 1 से, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अभी भी गैट बी का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेगा, कोई भी नोटिफिकेशन अभी आया नहीं। अगर आया तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करूंगा वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन सा टॉपिक आपको पार्ट 1 से पढ़ना चाहिए। तो अगर पार्ट 1 आपको देख रहे हैं तो आपको देखिए, कोई भी अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो बायोकेमिस्ट्री में जो आपका एमाइनो एसिड एंड प्रोटीन पार्ट है आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हो गया, आपका स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड क्या क्या होता है, टाइट्रेशन हो गया, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, पेप्टाइड बॉन्ड, पैटर्न स्ट्रक्चर्स, डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन, क्या क्या चीज से डीनेचुरेशन हो जाता है। फिर आपका कोलाजन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इलास्टिसिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, एलोस्टेरिक मॉडल क्या होता है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि प्रोटीन का सिर्फ एक्टिव साइट नहीं रहता है, उसका रेगुलेटरी साइड भी रहता है, उसका डीएनए बाइंडिंग साइड भी कभी कभी रहता है, कभी कभी उसका प्रोटीन बाइंडिंग साइड भी रहता है। तो वो सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एलोस्टेरिक साइट क्या होता है। उसके अलावा एमाइलॉइड हो गया, यूबिक्विटिन मीडिएटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन कैसे होता है ये आप देखना पड़ेगा। प्रोटीन सीक्वेंसिंग कैसे होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है क्योंकि वो टूल्स एंड टेक्निक के अंदर आता है। उसके अलावा अगर मैं न्यूक्लिक एसिड का बात करूं, डीएनए आरएनए का बात करूं, तो चार्गफ रूल जरूर पड़ेगा। यहाँ पर डायरेक्ट मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आपको नहीं पता मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है तो आप लोग जरूर पाथफाइंडर का एक एमसीक्यू बुक है, वहां पर न्यूक्लिक एसिड का चैप्टर जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है यहाँ से। उसके अलावा डीएनए स्ट्रक्चर का तो कंपैरिजन से बहुत क्वेश्चन आता है, वो सीएसआर नेट हो जाए, गैट बी हो जाए, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जाए, वहां पर आपको बी डीएनए, जेड डीएनए, ए डीएनए का कंपैरिजन देगा। वहां पर आपको समझना पड़ेगा कौन सा डीएनए का क्या प्रॉपर्टी रहता है। उसके अलावा डीएनए का स्टेबिलिटी कब होता है, पीएच कौन कौन सा पीएच में डीएनए स्टेबल रहता है, हीट में क्या मतलब चेंजेस होता है, सॉल्ट लेने से क्या क्या चेंजेस होता है डबल स्ट्रैंड डीएनए का स्टेबिलिटी में, ये आपको देखना पड़ेगा। थर्मल डीनेचुरेशन क्या होता है, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज एक शिफ्ट भी देखने मिलेगा आपको, यहाँ पर ये देख लीजिएगा आप लोग। और अगर बात करूं मैं सुपर कॉइल डीएनए, तो सुपर कॉइल डीएनए का भी देख लीजिए। कभी कभी क्या बोलता है कि आपको जेल में रन कर देगा, सुपर कॉइल डीएनए, निक डीएनए, सर्कुलरली निक डीएनए, ऐसा करके बहुत सारे डीएनए का दे देगा। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बोलेगा कौन सा जेल में ज्यादा रन करेगा, कौन सा पीछे रन करेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोपोलॉजी पढ़ लीजिएगा, टोपोलॉजी ऑफ द डीएनए, जो आपको सुपर कॉइल फॉर्म द डीएनए के नाम से भी जाना जाता है। आप जेनेटिक मटेरियल का इस चैप्टर देखिएगा, यहाँ पर कैसे आपका डीएनए डिस्कवर हुआ था, जेनेटिक मटेरियल, ये आपको पता चलेगा। उसके अलावा आरएनए का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, आरएनए एज ए एंजाइम भी काम करते हैं, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद अगर कार्बोहाइड्रेट का बात करो, कार्बोहाइड्रेट पे आपका मोनोसेकेराइड, एपीमर, साइक्लिक फॉर्म्स, एनोमेरिक कार्बन, ये सब क्या होता है। फिर उसके बाद आपका मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड कैसे बनता है, उसके बीच में बॉन्ड क्या क्या होता है, अल्फा बॉन्ड क्या होता है, बीटा बॉन्ड क्या होता है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर बात करो तो नॉन रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर रिड्यूसिंग शुगर है तो उसका कौन कौन सा टेस्ट करने से आपको कार्बोहाइड्रेट का आइडेंटिफिकेशन कर पाइएगा, ये भी देख लीजिएगा। अगर फैटी एसिड का बात करो तो फैटी एसिड नॉर्मल सी बात है, वो देख लीजिएगा फैटी एसिड क्या होता है। और स्टेरॉइड जरूर पढ़िएगा, स्टेरॉइड से क्वेश्चन आता है कि स्टेरॉइड क्या होता है, स्टेरॉइड का कौन कौन सा एक चीज में हेल्प होता है, और स्टेरॉइड का प्रीकॉर्सर मॉलिक्यूल क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, तो ये देख लीजिएगा। विटामिन में आपको देखना पड़ेगा, दो तरह का विटामिन होता है, एक होता है वाटर सोल्यूबल, एक होता है लिपिड सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल में देख लीजिएगा कि कौन कौन सा विटामिन से डेफिशिएंसी होने से क्या क्या होता है। सेम केस आप फैट सोल्यूबल विटामिन में भी देखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर मैं एंजाइम का बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो, आंख बंद करके जाइएगा, एंजाइम पढ़ के आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो आपका हो गया माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, वहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा अगर देखिएगा तो एंजाइम इनिबिशंस, आइसो एंजाइम, जाइमोजेन, राइबोजाइम क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगर बात करूं मैं बायो एनर्जेटिक मेटाबॉलिज्म में, तो यहाँ पर आपको जो देखना पड़ेगा क्रेब्स साइकिल क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, ये सब आपको देखना पड़ेगा। देखिए पायरुवेट ऑक्सीडेशन, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, आपका क्रेब्स साइकिल हो गया, और उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो गया। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में इनिबिटर कितना सारा होता है ये भी देखना पड़ेगा, कौन सा इनिबिटर कौन सा स्टेप को ब्लॉक कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या होता है, एटीपी सिंथेस क्या है, केमोऑस्मोटिक थ्योरी क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। आयनोफोर क्या होता है, अनकपलिंग एजेंट क्या होता है, यहाँ से आपको स्टोरी बनाया क्वेश्चन देगा अनकपलर से और आयनोफोर से, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ का एटीपी एंड एडीपी एक्सचेंज मेम्ब्रेन इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में
एक आपका एक्सचेंजर रहता है, इसका एक इनहिबिटर होता है, ये भी देख लीजिए, अट्रैक्टाइलोसाइड्स बोलता है, नाम है उसका। सटल से इतना क्वेश्चन तो आता नहीं, लेकिन फर्मेंटेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पास्चर इफेक्ट क्या होता है और वारबर्ग इफेक्ट क्या है, ये सब देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, बस थोड़ा चीज है, देख लीजिएगा यहाँ से। उसके अलावा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, यहाँ से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इसका ये पाथवे का इंपॉर्टेंस देख लीजिएगा, क्यों ये पाथवे सेल के अंदर होता है। उसके अलावा अगर बात करूं मैं गैडबी का, तो गैडबी आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम है, तो वहां से प्लांट से भी क्वेश्चन आएगा। तो फोटोसिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो लाइट रिएक्शन होता है एक, आपका डार्क रिएक्शन होता है, तो वो दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस को एकदम नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। सीरपोर साइकिल क्या होता है, कैम क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इतना नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कहाँ होता है, लिवर में होता है, देख लीजिएगा। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में आपको 2 तरह का चीज आएगा, एक ग्लाइकोजन सिंथेसिस, एक आ जाएगा ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन, तो दोनों को हल्का हल्का देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस, जो आपको प्रोटीन सिंथेसिस बोल रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस एंड आपका हो गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, आपका क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ से क्वेश्चन देता है बहुत सारा, तो यहाँ पर दबा का क्वेश्चन देगा, यहाँ से अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करो लिपिड मेटाबॉलिज्म में, तो आपको ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन देख लीजिएगा कि फैटी एसिड कैसे ऑक्सीडाइज होता है और कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कौन सा कंपार्टमेंट यूज किया जाता है, और फैटी एसिड एंटर कैसे करता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर होता है आपका बीटा ऑक्सीडेशन, ये भी थोड़ा देख लीजिएगा। कौन सा शटल सिस्टम यूज करता है, कौन सा केमिकल यूज होता है वहां पर, ज्यादा चीज नहीं, छोटा छोटा देख लीजिएगा। उसके बाद है सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस देखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एमाइन एसिड मेटाबॉलिज्म में आप सिर्फ ट्रांस अमाइनेशन पढ़ लीजिएगा, क्या पढ़िए, ट्रांस अमाइनेशन अगर आप देखते हैं तो वहां से क्वेश्चन आपका मेजॉरिटी सॉल्व हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में 2 तरह का मेटाबॉलिज्म होता है, सेल्वेज, एक होता है डी नेवो। तो डी नेवो से भी क्वेश्चन इतना सारा तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन सेल्वेज से पूछ जाता है, तो सेल्वेज आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं सेल बायोलॉजी में। सेल बायोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, सेल बायोलॉजी से भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। सेल मेम्ब्रेन से पूछेगा, एबीओ ब्लड ग्रुप से पूछेगा कि ए ब्लड ग्रुप में कौन सा, इतना सोचिएगा बच्चे जैसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बच्चे जैसा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। आपको ये पूछा जाएगा कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीजन रहता है, उसका एंटीजन में कौन सा टर्मिनल शुगर कौन सा होता है, बी ब्लड ग्रुप में कौन सा टर्मिनल शुगर रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अगर पाथफाइंडर का बुक आपके पास है तो आप समझ पाइएगा, आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। एक चार्ट अलग से कर दिया गया है, कौन सा शुगर कौन सा एंटीजन में रहता है, ए एंटीजन में क्या होता है, बी एंटीजन में क्या होता है, ओ एंटीजन में क्या होता है। आप सोचिएगा ओ एंटीजन में ब्लड ओ ग्रुप में तो कुछ नहीं रहता, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप में भी आपका एच एंटीजन रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल इतना क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा पूछ लेता है। उसके बाद है आपका राइबोसोम। राइबोसोम का स्ट्रक्चर आपको पता ही है कि 30S होता है, 50S होता है, इन केस ऑफ द आपका प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में अलग होता है, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। अब बात हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर प्रोटीन टारगेटिंग होता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस 2 तरह से होता है, एक होता है आपको मेम्ब्रेन बाउंड, एक होता है कि साइटोप्लाज्म में हो जा रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ऑर्गेनेली के अंदर जो पेप्टाइड जा रहा है सिंथेसिस होने के बाद, उसके पास एक सिग्नल रहता है, और जो सिग्नल रहता है उसको बोलता है पेप्टाइड सीक्वेंसेस या सिग्नल सीक्वेंसेस। तो सिग्नल सीक्वेंसेस जो होता है वो कौन सा केस में, कौन सा कंपार्टमेंट के लिए कौन सा सिग्नल होता है, वो आपको देखना पड़ेगा। पाथफाइंडर से अलग से आपको चार्ट दिया गया है, वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। लाइसोसोम में कौन कौन सा एंजाइम रहता है, उसका मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया जरूर पढ़िएगा दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। पैरोक्सिसोम पढ़िएगा और न्यूक्लियोसोम पढ़िएगा। न्यूक्लियोसोम में ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़िएगा कि आपका न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल जब होता है तो रैन जीडीपी कैसे रोल प्ले करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोटीन बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद है आपका साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन एक बहुत इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है, तो बोल सकते हैं आप रूट, हाईवे बोल सकते हैं, रोड बोल सकते हैं, सेल के अंदर होता है। तो साइटोस्केलेटन जो होता है वो बहुत तरह का होता है, वो माइक्रोट्यूबुल हो गया, एक आपका एक्टिन फिलामेंट हो गया, जिसको एक्टिन ट्यूबुल्स भी बोलते हैं हम लोग, और एक हो गया आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये सब चीज जो है आपको देखना पड़ेगा कि माइक्रोट्यूबुल क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट क्या होता है, आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है, उसका इनहिबिटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द एक्टिन फिलामेंट के इनहिबिटर्स को आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च में बहुत यूज होता है, क्योंकि कोई भी सेल को अगर आपको अरेस्ट करना है पर्टिकुलर स्टेज में, तो अगर मेटाफेज स्टेज में आपको अरेस्ट करना है तो आप लोग इस तरह का हम लोग केमिकल यूज करते हैं, जो आपका जाके साइटोस्केलेटन रीअरेंजमेंट को रोक दे। तो ये इनहिबिटर काम करता है उस चीज को, और आप लोगों को पता चलेगा आप जब फर्दर रिसर्च कीजिएगा तो ये सब केमिकल कहाँ यूज किया जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन के लिए आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद अगर देखेंगे तो सेल जंक्शन में देखिएगा गैप जंक्शन रहेगा आपका, एक हो गया एडेजन जंक्शन हो गया आपका, देखिएगा
एक हो गया एडेन जंक्शन में क्या क्या प्रोटीन यूज करता है। उसके बाद टाइट जंक्शन होता है, एपिकल पोर्शन में टाइट जंक्शन रहता है। आपका स्किन में वाटर लॉस कम इसलिए होता है क्योंकि वहां पर टाइट जंक्शन रहता है। टाइट जंक्शन खराब हो गया ना, कोई प्रोटीन उसका पार्ट पुर्जा को खराब हो गया ना, तो आपका जो बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लूइड निकल जाएगा, आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से मर जाइएगा। ठीक है, तो अब बात है कि वो टाइट जंक्शन में कौन कौन सा प्रोटीन रहता है, ऑक्सीडिन क्लोरीन जो प्रोटीन रहता है आप देख लीजिएगा वो सब। ठीक है, उसके बाद अगर बात करो सेल सिग्नलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल सिग्नलिंग, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ये तीनों पोर्शन को छोड़ने का कोई सवाल नहीं उठता है। और ये जीपीसीआर प्रोटीन है, जी प्रोटीन को छोड़ने का कोई सवाल नहीं उठता है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, वहां से आपका रोडोप्सिन का पार्ट आ जाएगा, आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर आ जाएगा, IP3 डैग क्या करता है, उसके अलावा उसके छोड़ के भी आपका आ जाएगा कोलार टॉक्सिन क्या होता है, डिप्थेरा टॉक्सिन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आपको ये स्कैटर्ड प्लॉट नहीं देखना है, कोरम सेंसिन नहीं देखना है, केमोटैक्सिस बैक्टीरिया, यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी केमोटैक्सिस से पूछ लेता है क्या होता है केमोटैक्सिस। सेल साइकिल को भी छोड़ने का कोई सवाल नहीं उठता क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो सेल साइकिल में रेगुलेशन में क्या क्या प्रोटीन, सीडी के साइक्लिन जो भी होता है, आरबी प्रोटीन, जितना भी ट्यूमर सप्रेसर जीन है सब देख लीजिएगा, P53। ठीक है, और सेल डिवीजन में आपको माइटोसिस मियोसिस अच्छे से देखना है। नॉन डिजंक्शन से क्वेश्चन आएगा आपको घुमा फिरा के कि मेटाफेज में इतना क्रोमोसोम था, बोलो टेलोफेज में कितना होगा, एनाफेज आपका प्रोफेज में इतना था, बोलो एनाफेज में कितना होगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो एनाप्लोइडी नॉन डिजंक्शन अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद कैंसर से पूछा जाएगा, कैंसर सेल का प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, कौन कौन सा सेल, कैंसर सेल अगर कोई भी सेल को बोल रहे हैं तो उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, कोई सेल को आप कैंसर क्यों बोल रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर बात करें प्रोकैरियोटिक वायरस, प्रोकैरियोटिक और वायरस का अगर बात करो तो जनरल फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ से। प्लाज्मिड क्या होता है, और बैक्टीरियल मीडिया के ऊपर आपका क्या होता है, मिनिमल मीडिया क्या होता है, कॉम्प्लीट मीडिया क्या होता है, कंडीशनल मीडिया क्या होता है, ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब देखना पड़ेगा। बैक्टीरियल ग्रोथ से तो दबा के क्वेश्चन आएगा, तो ये तो पढ़ के जाइएगा ही जाइएगा। हॉरिजॉन्टल डी ट्रांसफर में आपको पूछा जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा देख लीजिएगा, ट्रांसलेट, ये सब सिंपल चीज है, इतना नहीं आपको देना पड़ेगा टाइम। आर्किबैक्टीरिया का मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जरूर पड़िएगा कि आर्किबैक्टीरिया का मेम्ब्रेन में क्या कंपोजिशन होता है, और बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन में, और आपका एग्रीबैक्टीरिया मेम्ब्रेन और यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है, बहुत अच्छा डिफरेंस है, ढूंढ के पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, उसके अलावा वायरस में इतना कुछ देखने का नहीं है, आप वायरस में थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन प्रायोन्स एंड द वायरॉइड्स के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इम्यूनोलॉजी का बात करूं तो इम्यूनोलॉजी में मेजोरिटी क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर, उसके अलावा पूछा जाता है एमएससी मॉलिक्यूल के ऊपर, एमएससी क्लास 1, एमएससी क्लास 2, कैसे आपका एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, मतलब वो आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर बात करो तो इम्यून आपका एंटीबॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन साइंटिफिक लैंग्वेज में, ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से बहुत बड़ा क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। उसके अलावा अगर बात करो पी सेल मैच्योरेशन, यहाँ देखना है आपको, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थोड़ा देख लीजिएगा। उसके अलावा साइटोकाइन देखना है आपको, सुपर एंटीजन क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी होगी आपका, एंड द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा कितना टाइप का होता है। इधर इतना देखने की जरूरत नहीं है आपको। डाइवर्सिटी बात करूं तो डाइवर्सिटी से इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आप लोग डाइवर्सिटी थोड़ा थोड़ा छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जो चैप्टर आपको ऊपर में बोल दिया गया है उस चैप्टर को नेग्लेक्ट करने की कोशिश एकदम मत कीजिएगा, और सावधान से पढ़िए, सतर्क से पढ़िए, क्योंकि जितना अच्छा से पढ़िएगा, जितना अच्छा इफेक्टिव वे में, जितना ऑर्गेनाइज्ड वे में, कंसिस्टेंट वे में पढ़िएगा, उतना अच्छे से आपका एंट्रेंस क्वालिफाई हो सकता है। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होता, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको अच्छे से पढ़ के जाइए, वो करने से एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आपको बताया, ये गैट बी का पार्ट 1 पाथफाइंडर का बुक से बताया, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, ये पार्ट 1 से पढ़िएगा तो मेजोरिटी पोर्शन आपका हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा कि पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ना चाहिए और कैसे आपको प्रोसीड करना चाहिए। और डोंट वरी फॉर दैट, आई विल गाइड यू कि कौन कौन सा चीज आपको पढ़ना है और कौन कौन सा चीज नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर कहाँ से आपको एनालाइज करना है, सब चीज के बारे में बताऊंगा। डोंट वरी फॉर दैट, एंड सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेगा, क्योंकि मैं वीडियो अभी दबा के दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, और मैं हूँ, मेरा यही ड्यूटी बनता है आपका एंट्रेंस क्वालिफाई कर देना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।